नमस्कार दोस्तों, दृष्टि आईएएस की एडिटोरियल एनालिसिस श्रृंखला में मैं ललित सोनी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का आर्टिकल जो है द हिंदू से लिया गया है, जिसका टाइटल है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन विथ सीम एंड स्विंग। यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन के बारे में, या फिर यूं कहें कि पाकिस्तान के लोकतंत्र के बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। लेकिन जब हम लोग पाकिस्तान में शासन की बात करते हैं तो हमारे सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान में क्या पूर्णतः लोकतंत्र है, क्या पाकिस्तान की आर्मी वहां पे ज्यादा हावी है, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान में इतने वक्त से लोकतंत्र पूर्णतः स्टैब्लिश हो पाया है कि नहीं हो पाया है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी हमारे सामने उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आ चुका है तो उसके बाद कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। पाकिस्तान में आज़ादी के बाद से लेकर अब तक लगभग 3 बार संविधान बने हैं। मैं यहाँ पे संविधान बनने की बात कर रहा हूँ, ना कि संविधान के संशोधन की। भारत में जब एक बार संविधान बना, उसको अडॉप्ट किया गया, उसके बाद से वही संविधान चल रहा है। उसमें कई समय पर जो है संशोधन किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में 3 बार संविधान बने हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं 3 बार संविधान बने हैं, तो पाकिस्तान में 3 बार सेना की तरफ से तख्ता पलट भी किए गए हैं। तो हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है या नहीं है, या फिर पाकिस्तान में सेना जो है वो ज्यादा हावी है। जनरली ये कहा जाता है कि हर देश के पास अपनी सेना होती है। पाकिस्तान के बारे में ये काफी प्रचलित है कि पाकिस्तान की सेना एक ऐसी सेना है जिसके पास अपना एक देश है। तो इन सब बातों से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में सेना कितनी पावरफुल होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वहां सिविलियन गवर्नेंस और पाकिस्तान की सेना को लेकर जो गवर्नेंस है उनके बीच में कैसे विरोधाभास चलते रहते हैं। जिसको पाकिस्तान की सेना समर्थन देती है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, जिसे समर्थन नहीं देती है वो जेल में होता है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है और आज के इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की रूपरेखा कुछ इस तरीके की रहेगी। हम लोग देखेंगे कि ये इशू जो है खबरों में क्यों है, उसके बाद लेखक का दृष्टिकोण। आपके सामने ये आर्टिकल है जिसके जो लेखक है उनका नाम है एस अकबर जैदी। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है और पाकिस्तान के किसी इंस्टीट्यूशन में अच्छी पोजीशन पे भी है। उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। ठीक है, तो हम इस आर्टिकल को देखेंगे, इनके क्या दृष्टिकोण है पाकिस्तान में लोकतंत्र को लेकर के, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत के लिए इस खबर की क्या प्रासंगिकता है, क्या रिलेवेंस है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद अभ्यास प्रश्नों को देखते हुए इस वीडियो को विराम देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि ये खबरों में क्यों है। जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान में इलेक्शंस का अपना एक नया तरीका है, एक अलग तरीका है। पाकिस्तान में इलेक्शंस जिस दिन होते हैं उसी के 1-2 दिन के अंदर चुनावों के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं। इलेक्शन के साथ साथ उनकी काउंटिंग चलती है और रिजल्ट भी अनाउंस हो जाते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही, कुछ दिन पहले ही हम कहें तो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए और 264 सीटें उनके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए। और पाकिस्तान में अगर आपको सरकार बनानी है तो आपको लगभग 133 सीटें चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई है। लेकिन यहां पे इमरान खान की पार्टी के कैंडिडेट्स जो कि इस बार निर्दलीय रूप से खड़े हुए थे, उन्होंने यहाँ पे काफी अच्छी विक्ट्री हासिल की है। लगभग 101 सीटें उन्होंने यहाँ पे जब्त की है। यहाँ देखेंगे कि बाकी पाकिस्तान की कुछ और पार्टियां हैं, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि नवाज शरीफ के अंडर में है, उन्होंने लगभग 75 सीटें प्राप्त की है। और उसके अलावा पीपीपी जो पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने 54 सीटें हासिल की है। अब यहाँ देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी तो पाकिस्तान के इमरान खान के पार्टी के सदस्यों के पास है। लेकिन इमरान खान को इस बार इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उन्हें वो जेल में है। उनके खिलाफ कई ऐसे केस चल रहे थे जिनके अंदर उन्हें अलग अलग सजाएं भी सुनाई गई और उन्हें इलेक्शन लड़ने से बाहर कर दिया गया। इवन उनकी पार्टी के चुनाव का चिन्ह भी जब्त कर लिया गया। उसके बाद उनकी पार्टी के मेंबर्स ने निर्दलीय तौर पर इलेक्शन लड़ा और इतनी भयंकर मेजोरिटी के साथ वो सामने आए। लेकिन इतनी मेजोरिटी के बाद भी वो लोग सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी सेना जो है नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ पीपीपी के साथ मिल करके और अन्य लोगों के साथ मिल करके सरकार बनाएंगे, एक गठबंधन की सरकार बनाएंगे जो कि पाकिस्तानी आर्मी उनका सपोर्ट करेगी। तो यही एक चर्चा थी, यही हमारी न्यूज है, जिसकी वजह से हम लोग ये आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान के नेतृत्व में पीटीआई के सदस्यों ने निर्दलीय रूप से आम चुनाव में जीत हासिल की और सबसे बड़े समूह के रूप में उभरी है। हालांकि वह सरकार नहीं बना पाएंगे या प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। और इसके अलावा सीटें चोरी होने का भी आरोप लगाया जा रहा है
कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चुनावों में धांधली हुई है, जिसकी वजह से इस पार्टी का कहना है, इनके सदस्यों का कहना है कि वो अदालत में भी चुनावों के रिजल्ट को चुनौती देंगे। ठीक है, आगे क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया। तो पृष्ठभूमि तो हमने देख ली है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि पाकिस्तान में चुनाव हुए, चुनाव में इमरान खान की पार्टी जो है काफी सीटें जब्त की, उन्होंने वहां पे विक्ट्री हासिल की, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पा रहे हैं। उनके पास नंबर है, वो चाहे तो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि सेना उनका सपोर्ट नहीं कर रही है। इसलिए हाँ, यहाँ कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ जिसे सेना का पूर्ण समर्थन है, वो शायद यहाँ पे सरकार बनाएंगे। जब हम बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी की, तो आपको पता होगा कि नवाज शरीफ को 2018 के अंदर, 2017-18 के अंदर यहाँ से एग्जाइल पे लंदन भेज दिया गया था। इनके खिलाफ काफी करप्शन के चार्जेस थे और उनको कोई भी तरीके की पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से बैन कर दिया गया था। लेकिन विडंबना पाकिस्तान की यह है कि जब भी कुछ ऐसी चीज होती है जहां पाकिस्तान आर्मी किसी को समर्थन देना चाहती है, तो उनके खिलाफ सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ कि आपको पता होगा कि इनके खिलाफ काफी मामले थे, और उसके बावजूद जब 2017 में आपको पता होगा कि 2017 में नवाज शरीफ को काफी केस के अंदर करप्शन के केस वगैरह थे, उसकी वजह से पाकिस्तान छोड़ करके लंदन जाना पड़ा। उस वक्त 2017 से पहले तक नवाज शरीफ के पास आप यूं कहें कि पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट था, लेकिन 2017 के बाद पाकिस्तानी आर्मी और नवाज शरीफ के बीच में कुछ खटास बढ़ गई, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ के लंदन जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि 2018 में इमरान खान को सपोर्ट करके पाकिस्तानी आर्मी ने उन्होंने पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया, यानी कि प्रधानमंत्री बना दिया। जब वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, उसके कुछ साल तक उनके साथ, सेना के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन लगभग 2022 के आसपास आप देखेंगे कि सेना के जो मुख्य अधिकारी है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उनको लेकर के कुछ बातचीत के बीच में इनके मतभेद हुए, और उसकी वजह से इमरान खान और सेना के बीच में जो है एक खटास बढ़ गई, जिसकी वजह से इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया गया। और जब इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो पास हो जाता है और इमरान खान को अपनी सीट से हाथ धोना पड़ता है। अब जब 2022 में ऐसा होता है, तो 2023 में अब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तो वापस हमारा पाकिस्तानी आर्मी जो है नवाज शरीफ को लेके आती है। 2023 में नवाज शरीफ कुछ गठबंधन के साथ एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं। और अब इन चुनावों के अंदर 2024 में जो जनरल इलेक्शंस हुए हैं, उसके अंदर भी पाकिस्तानी आर्मी जो है नवाज शरीफ को समर्थन दे रही है, और यहाँ पे कई हाई चांसेस है कि वो ही प्रधानमंत्री बनेंगे भी। इसे आपको देख करके लग रहा होगा ऐसा ही कुछ हिस्ट्री में पहले भी हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अपना अस्तित्व तलाश कर रही थी। उस वक्त आपको पता होगा प्लासी के बाद मीर जफर को कंपनी ने वहां का बंगाल का नवाब बना दिया था। और उसके बाद जब वो उनके कठपुतली के तौर पे काम नहीं कर रहा था, तो उसके ही जवाई मीर कासिम को नवाब बना दिया गया था। जब मीर कासिम ने भी उनके कहे अनुसार काम नहीं किया, उन्होंने अपनी राजधानी को बदल दिया, उसके बाद बाकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने कुछ समझौते किए, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को वो चीज खली, और उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को आप देखेंगे बक्सर के युद्ध में हरा दिया, और उसके बाद फिर से मीर जाफर को वहां का नवाब बना दिया था। और ऐसी ही कुछ सिचुएशन आप यहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे हिस्ट्रियां रिपीट कर रही है। नवाज शरीफ के बाद इमरान खान को पाकिस्तानी आर्मी ले आती है, और जब इमरान खान को हटाना पड़ा तो फिर से उनको नवाज के पास जाना पड़ा। तो इस तरीके से हिस्ट्री में ये घटनाएं अपने आप को दोहराती रहती हैं। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने आर्टिकल पर। तो यहाँ पे स्टार्ट में यही बताया गया है कि पाकिस्तान में इमरान खान की जो पार्टी है, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने यहाँ पे अच्छी खासी जीत हासिल की है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अब यहाँ पे गेम क्या था, द प्लान दैट फेल। यहाँ पे आर्मी चाहती थी कि जब जनरल इलेक्शंस होंगे और इमरान खान को जेल में रखा गया है उनके करप्शन चार्जेस की वजह से, और भी कई चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए थे, वहां की कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई और वो जेल में थे, जिसकी वजह से वो चुनावों में प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। इसके बाद उनके पार्टी के चुनाव के चिन्ह वगैरह भी वहां से जब्त कर लिए गए, और उन्हें कहा गया कि वो किसी तरीके की पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते। अब इस दौरान ये होता है कि इनके पार्टी के जो सदस्य हैं वो निर्दलीय रूप से लड़ते हैं। यहाँ पे सेना का अंदाजा ये था
कि सिंस जो आपके इमरान खान है वो चुनाव का प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो नवाज शरीफ अच्छी खासी विक्ट्री या अच्छी खासी सीटें लेकर के जीत जाएंगे और उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन वैसा जैसा उन्होंने सोचा था वो काम नहीं हुआ, जबकि इमरान की पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने अच्छी खासी जीत हासिल कर दी। तो यहाँ का सेना का जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद अब नवाज शरीफ और बाकी पार्टीज मिल करके यहाँ पे सरकार बनाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उनका प्लान था जो कि फेल हो गया। ठीक है, इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारी कहानी मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे नवाज शरीफ को 2017 के बाद पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा, और फिर 2018 में पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान का सपोर्ट किया और इमरान खान को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बना दिया। और उसके बाद 2022 में जब इनके बीच में आपस में कुछ मतभेद हुए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, इमरान खान अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से हाथ धो बैठते हैं। और 2023 में जब ये देख रहे थे अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उन्होंने फिर से नवाज शरीफ को वापस लाया, उनके खिलाफ जो भी केस थे उनको क्लीन चिट दे दी, और उसके बाद वो कहा गया कि वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं। और उन्होंने इलेक्शन लड़े, उसके बावजूद भी वो भारी मात्रा में मेजोरिटी नहीं ला पाए, यूं कहें कि अच्छी खासी सीटें हासिल नहीं कर पाए। तो इस तरीके के जो ये प्लान था आर्मी का वो काम नहीं किया यहाँ पे। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे अब क्या होगा, आगे क्या, आगे ये है कि हालांकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन तो सकते हैं अगर प्रेसिडेंट उनको इन्वाइट करे, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि उनको वहाँ की अदालत के द्वारा ये कहा गया है कि वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि वहाँ के प्रेसिडेंट मेजोरिटी पार्टी को आमंत्रित करेंगे कि आइए और सरकार बनाइए, और उसमें जो है नवाज शरीफ बाकी पार्टीज पीपीपी के साथ मिल करके सरकार बनाने की चेष्टा करेंगे। इसके अलावा पीपीपी के जो आला अफसर हैं या फिर आप ये कहें आला नेता है वो भी चाह रहे हैं कि उनकी सरकार बन जाए किसी तरीके से। और भी कई समीकरण लगाए जा रहे हैं कि नवाज अपनी बेटी को पंजाब की चीफ मिनिस्टर बना देंगे और अपनी जगह पे अपने भाई को वहां का प्रधानमंत्री बना देंगे। इस तरीके की चीजें हैं, वो पॉलिटिकल उनकी राजनीति है जिसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे अंदाजे कई लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है वहां पे काफी मात्रा में हॉर्स ट्रेडिंग होगी, नेताओं को खरीदा जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, काफी ये सारी चीजें वहां पे होने की आशंका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात तय है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो है वो भी नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रही है। उसके बाद कोर कॉन्ट्राडिक्शन, इन सारी चीजों के अंदर सबसे बड़ा इशू क्या है, इशू ये है कि यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट और जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है उन दोनों के बीच में हमेशा एक हॉड़ चलती रहती है। मिलिट्री को चाहिए अपना पावर बना के रखना, और पाकिस्तान में मिलिट्री काफी स्ट्रांग भी रही है, और उसकी वजह से सिविलियन गवर्नेंस जो सिविलियन गवर्नमेंट है उनका पावर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। तो ये पाकिस्तान की राजनीति का बहुत बड़ा आप ये कहें कि मुद्दा है, जहां पे सिविलियन गवर्नेंस और मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट के बीच में हमेशा जो है किसी ना किसी तरीके से विरोधाभास होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती है। ठीक है, तो ये अपना एडिटोरियल था आज का, जिसके बारे में हम लोग बात की है। हमने ये देखा कि वह जो योजना बनाई गई थी आर्मी के द्वारा वो कैसे फेल रही, नवाज शरीफ की कैसे वापसी होती है, चुनाव कैसे होते हैं, कैसे धांधली होती है, वर्तमान में क्या वार्ताएं चल रही है कि कौन वहां पे प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके बाद प्रमुख खिलाड़ी कौन है और उनकी योजनाएं क्या है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे 3 प्रमुख पार्टियां हैं, एक जो इमरान खान की है पीटीआई, उसके अलावा एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ के अंडर में, और उसके अलावा एक पार्टी है जो कि जरदारी और भुट्टो के अंडर में है, पीपीपी। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य खिलाड़ी है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भारत के लिए इनका क्या रिलेवेंस है, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखेंगे हमारे भी 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस होंगे, नई सरकार बनेगी। जब सरकार बनेगी तो हमारी पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध है उनको लेकर के काफी टाइम से एक उदासीन स्थिति है, उनको लेकर के एक उदासीन सिद्धांत को हम फॉलो कर रहे हैं जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिफरेंस। मतलब हमें पाकिस्तान से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वहां पे क्या चीजें हो रही है, क्योंकि जब से टेररिस्ट अटैक बढ़े उसके बाद से हमने ये स्टार्ट कर ली कि भाई वॉर और वार्ताएं दोनों एक साथ नहीं चलेगी। जब तक आप टेररिज्म का सपोर्ट करेंगे हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो उसके बाद से हमने एक उदासीनता की नीति अपनाई। लेकिन ये कहा जा रहा है 2024 के इलेक्शन के बाद शायद पाकिस्तान को लेकर के हमारे जो संबंध है उनमें कुछ चेंज हो, शायद ऐसा हो सकता है कि हम लोग पाकिस्तान के साथ वार्ता स्टार्ट करें। अब यहाँ पे है कि जब हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ वार्ता हो या फिर राजनयिक या डिप्लोमेटिक चैनल ओपन किए जाए, अब मुद्दा ये आ जाता है कि आप बात किससे करेंगे। वहां पे 2 तरीके की स्टेब्लिशमेंट है, एक सिविल गवर्नमेंट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि चुनाव के द्वारा वहां पे बनाई जाती है, दूसरी है मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट जो कि पावर होल्ड करती है। अब अगर भारत चाहे तो वहां पे जब बात करनी होगी तो हमें किससे बात करनी होगी। अब अगर आप सिविलियन गवर्नमेंट से बात करते हैं लेकिन पावर मिलिट्री के पास है
तो उस बात का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उनके पास कोई पावर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप किसी सैन्य ताकत के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक सही नहीं है। तो इसलिए भारत को एक काफी बैलेंस बनाने की जरूरत है। हम देखेंगे कि भारत इस मामले में क्या राह निकालता है, लेकिन फिलहाल हमारे लिए ये रिलेवेंस है कि अगर पाकिस्तान में इस तरीके का राजनीतिक खेल चल रहा है, तो भारत अगर पाकिस्तान के साथ वार्ता करना चाहता है तो भारत को किसके साथ वार्ता करनी होगी। तो इसके लिए हम कह सकते हैं भारत पाकिस्तान के संबंधों का भविष्य भी इस चीज पे निर्भर करता है, इसलिए हम लोग इस आर्टिकल को डिस्कस कर रहे थे। अब देख लेते हैं एक अभ्यास प्रश्न। पाकिस्तानी राजनीति में उजागर मुख्य विरोधाभास क्या है, जो कि हमने अंत में डिस्कस किया था कि पाकिस्तानी राजनीति में मुख्य विरोधाभास क्या है। आपके ऑप्शंस है लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच, नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच, शहरी और ग्रामीण आबादी के बीच, और धर्म निरपेक्षता और धार्मिक अतिवाद के बीच। आपको इसका सही आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपने ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।